नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है कंप्लीट जीके बुकवाइज सीरीज़ और एनसीईआरटी का सार संग्रह हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। आज हमारा इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है और जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं, तो इसमें पहले पूरे आधुनिक भारत को कवर करेंगे और फिर हम जीके के दूसरे पोर्शन पे चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, सिख साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है ये महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ। पंजाब के गुजरांवाला में इनका जन्म हुआ था। तो एक्स्ट्रा फैक्टों को भी लिखते हुए चलें और एक अलग से कॉपी फिर से मैं कहूँगा बना लें, और ये सभी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं एक जगह पर इनको लिखते हुए चलें। सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज हैं, तो आपके एग्जाम से पहले अच्छे प्रॉपर नोट्स यहाँ पे बन जाएंगी। दूसरा प्रश्न है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी जमान शाह ने। ये जमान शाह अफगानिस्तान का शासक था और इसी ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि भी दी थी। रणजीत सिंह राजा कब बने थे, तो 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पे कब्जा किया और राजा यहाँ पे बने। इनको राजा की उपाधि किसने दी पूछा जाता है, जमान शाह ने। कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। देखिए, जो महाराजा रणजीत सिंह थे ये सूकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अब ये मिसल था क्या, देखिए सिख धर्म जो था, जब बंदा बहादुर की मृत्यु होती है फर्रुखशियार के कहने पे, उसके बाद सिख धर्म कई छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा। उन टुकड़ियों का विलय हुआ 1748 में और एक दल खालसा का निर्माण किया गया। वही दल खालसा बाद में 12 छोटे छोटे दलों में टूटा, जिन दलों को मिसल कहा गया। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछे सिख साम्राज्य में मिसल क्या हैं, तो ये छोटे छोटे दल हैं। इनकी संख्या कितनी है, 12 है, और उन्हीं 12 में से एक है सूकर चकिया मिसल, जिसके कौन थे, रणजीत सिंह थे। ठीक है, ये जो मिसल है ये किस भाषा का शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए रणजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वो कहाँ थी, तो इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर में स्थित थी। ठीक है, राजनीतिक राजधानी पूछे या सिर्फ राजधानी पूछे तो आप लाहौर बताएंगे, धार्मिक राजधानी पूछेगा तो आप अमृतसर बताएंगे। ठीक है, रणजीत सिंह का जो पूरा राज्य था यह भी पूछा जाता है कि वो कितने सूबों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह का पूरा साम्राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था, जिसमें एक सूबा था पेशावर, दूसरा था कश्मीर, तीसरा था मुल्तान और चौथा था लाहौर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्ट के साथ लिखते हुए जरूर चलें। चलिए नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए, जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है ये रणजीत सिंह को शाह शुजा ने दिया था। ठीक है, जब हमने सिख धर्म के बारे में पढ़ा था वहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो ये शाह शुजा था ये अफगानिस्तान का शासक था, जो अहमद शाह अब्दाली था उसका ये पोता था। इसकी मदद करी थी रणजीत सिंह ने, जिसके बदले में इसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी। ये कई बार पूछा जाता है, अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई, तो ये हुई अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। कब हुई, 25 अप्रैल 1809 को ये अमृतसर की संधि होती है। देखिए, इस पे हस्ताक्षर करे सिखों की तरफ से जो राजा रणजीत सिंह थे इन्होंने। अंग्रेजों की ओर से किसने हस्ताक्षर करे पूछा जाता है, तो अंग्रेजों की तरफ से जो संधि करने आया था रणजीत सिंह के साथ उसका नाम था चार्ल्स मेटाकाफ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई, रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटाकाफ के। ठीक है, ये मेटाकाफ था कौन, मतलब उस समय गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उसी का तो दूत बन के आया था ये। तो उस समय 1809 में भारत का गवर्नर था लॉर्ड मिंटो प्रथम।
तो पूछेगा 1809 में जब अमृतसर की संधि हुई उस समय भारत का गवर्नर कौन था? वो था लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक और फैक्ट याद रखना है, जब ये अमृतसर की संधि हुई तो किस नदी को सीमा बॉर्डर निर्धारित यहां पे किया गया? सही आंसर होगा सतलज नदी। ठीक है, यानी कि सतलज नदी का एक तरफ का हिस्सा सिखों का हुआ और दूसरी तरफ का हिस्सा अंग्रेजों का हुआ। तो किस नदी को बॉर्डर बनाया गया था अंग्रेज और सिखों की? वो थी सतलज नदी। नेक्स्ट है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह किसने कहा था? तो यह कथन भी रणजीत सिंह का था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ, यह पहला जो आंग्ल सिख युद्ध था 1845 से 46 के बीच में हुआ। उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग प्रथम जो था वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जब पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। दो सिख युद्ध होते हैं। जब दूसरा सिख युद्ध हुआ अंग्रेजों का तो वो हुआ 1849 में, और उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था डलहौजी। ठीक है, तो पहले में हार्डिंग प्रथम, दूसरे में डलहौजी। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? पहला आंग्ल सिख युद्ध हमने देखा, हार्डिंग प्रथम था वहां पे गवर्नर जनरल। यह समाप्त हुआ 1846 में, एक संधि की गई, लाहौर की संधि। सीधा प्रश्न बनता है, लाहौर की संधि कब की गई? तो यह की गई 1846 में, अंग्रेजों और सिखों के मध्य में यह संधि हुई थी। ठीक है, 1846 में ही एक संधि और होती है जिसका नाम है भैरोवाल की संधि। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भैरोवाल की संधि 46 में हुई और इस संधि के तहत सिख राज्य के अंदर यानी कि पंजाब के अंदर अंग्रेजी सेना रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए, तो दो महत्वपूर्ण संधियां जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है। उनके बाद राजा कौन बनता है, उनका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो उनका नाम था खड़क सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय राजा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, किस फ्रांसीसी ने करी थी? तो एक फ्रांसीसी था विक्टर जाकमा, जिसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। 1849 में हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है 1849 का चिलियावाला युद्ध। सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चिलियावाला युद्ध कब हुआ? आप बताएंगे 1849। किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज और सिखों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था ये लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके अंदर सिखों की तरफ से यह सिख किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे? तो शेर सिंह के नेतृत्व में यहां पे जो सिख थे वो लड़ रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में पराजय होती है सिखों की। और ये युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा 1849 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। ठीक है, 1849 में। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई पहली लड़ाई थी चिलियावाला का युद्ध। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब हुआ? 1849 में गफ के नेतृत्व में हुआ, और यहां पे जो सिख नेता थे वो कौन थे? वो थे शेर सिंह। इसी प्रकार दूसरी लड़ाई 1849 में ही एक और लड़ाई लड़ी गई जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था उसके अंतर्गत। ये लड़ाई गुजरात में लड़ी गई। ठीक है, चिनाब नदी के तट पर, और 1849 में ही लड़ी गई। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया चार्ल्स नेपियर ने। ठीक है, चार्ल्स नेपियर ने यहां पे नेतृत्व किया, और इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए, जिसके बाद अंग्रेजों ने फिर सिख साम्राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, सिखों के जो अंतिम राजा थे, सिख साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे वो थे दलीप सिंह। ठीक है, 1849 में जब वहां पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय हो गई, तो 1849 में जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया। दलीप सिंह, इनको जो डलहौजी था इसने इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, और जो कोहिनूर हीरा शाह सुजाह ने रणजीत सिंह को दिया था, वो कोहिनूर हीरा भी डलहौजी ने इंग्लैंड रानी के पास भेज दिया।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य का में सिख साम्राज्य का जो विलय हुआ ये 1849 में हुआ और उस समय गवर्नर जनरल था डलहौजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? ठीक है, यानी कि मैसूर की स्थापना किसने करी थी स्वतंत्र राज्य के रूप में? तो ये करी थी हैदर अली ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? देखिए, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1767 से 69 के बीच लड़ा गया और यहां समाप्त हुआ मद्रास की संधि के साथ। ठीक है, मद्रास की संधि 1769 में होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगलौर की संधि से कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? देखिए, मंगलौर की संधि ये 1784 में हुई और इसके कारण जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये समाप्त हुआ। पहला जो युद्ध था वो मद्रास की संधि से हुआ, दूसरा युद्ध जो समाप्त हुआ वो मैसूर की जो ये मंगलौर की संधि थी इसके कारण समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि हुई 1784 में। ठीक है, अब ये जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। ठीक है, जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध था ये आपका 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। ठीक है, इसी युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान शासक बनता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का था उस समय, भारत का नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 के अंदर। ठीक है, और इसी संधि के साथ जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच चलता है, यह आपको ध्यान रखना है। मैसूर की तरफ से लड़ रहा था टीपू सुल्तान, अंग्रेज था कॉर्नवालिस। ठीक है, बाद में 92 में एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? जो चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1799 में हुआ। इसी युद्ध में जो टीपू सुल्तान था उसकी मृत्यु हुई। इस युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो कौन था? वो था वेलेज़ अली। ठीक है, क्वेश्चन बनता है टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हुई कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? ये तो ये पूछता है, या फिर उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेज़ अली उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हमने देखा, सिखों से जुड़े हुए प्रश्नों को हमने देखा। अगर आप इन दोनों ही टॉपिक को डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की जो हमारी जो टॉपिक वाइज सीरीज है जीके की, वहां पे आप उनको देख सकते हैं। चलिए, नहीं तो इतना भी काफ़ी है जो हम एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं। इस सीरीज को करने के बाद आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता हूं, कहानी के साथ बताता हूं, जो कि आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे, तो उसको भी आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, एग्जाम आपका जो भी होना है वो आपके 5 से 6 महीने या 4 से 5 महीने के बाद होना है। अप्रैल मई के बाद आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि 4-5 महीने हैं, ये सोचिए कि सिर्फ 4-5 महीने में है और उसके बाद एग्जाम कब होंगे कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि नई सरकार आएगी, उसके बाद चुनाव जो होने हैं आपके वो आगे जाके होंगे 2027 में। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आपके एग्जाम जल्दी होंगे। तो ये जो 4-5 महीने में है इसी को आपको अपना आखिरी टारगेट बना के चलना है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और सभी का सिलेबस एक जैसा है। तो आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू करनी है। सिर्फ 4-5 महीने हैं, ये सोचकर सोचिए। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में आप जानते हैं वहां पे कोलकाता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी स्थापना भी होती है 1774 में। ठीक है, किस अधिनियम के तहत होती है? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला तो एलिजा इम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है।
नेक्स्ट है 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन बने थे। देखिए प्रथम भारतीय जो आईसीएस अधिकारी बने ये बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने बर्खास्त किया था, तो उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। जो परमानेंट सेटलमेंट था जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं या जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसको लागू किया था कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक है। व्यापक का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था। देखिए जो ये राज्य हड़प नीति थी इसको लागू किया था डलहौजी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नीति क्या कहती थी, तो देखिए ऐसे राज्य जिनको बनाने में या जिनके निर्माण में या जिनको गद्दी दिलाने में अंग्रेजों ने मदद करी है, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी भी उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकते। ये इस नीति का नियम था। ठीक है, इसी के माध्यम से कई सारे जो देसी रियासतें थी उनका विलय करवाया था अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में। तो जो ये राज्य हड़प नीति है किसने लागू करी, डलहौजी के द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है, और इसका पहला शिकार, इस नीति का जो पहला शिकार किया गया वो किया गया सतारा को। ठीक है, सतारा को इसी के आधार पे 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो प्रश्न बनेगा राज्य हड़प नीति के तहत पहला कौन था जिसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, वो था सतारा 1848 में। नेक्स्ट है किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। देखिए अवध जो राज्य था उस समय यहाँ पे जो शासन कर रहे थे उस समय वाजिद अली शाह शासन कर रहे थे और अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया डलहौजी ने और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। तो किसकी रिपोर्ट के आधार पर मिलाया पूछा जा सकता है, डीप क्वेश्चन है। तो उस समय एक अंग्रेज था जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम की एक रिपोर्ट आई जिसके आधार पे जो डलहौजी था उसने अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया और इसको फिर अंग्रेजों के साथ मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार डलहौजी ने सिक्किम को भी अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। सिक्किम के ऊपर यह आरोप लगाया था कि सिक्किम के जो राज्य था, सिक्किम राज्य ने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अवध का नवाब कौन था इस समय। तो जैसे मैंने आपको बताया वाजिद अली शाह। कब मिलाया, 1856 में मिलाया। ठीक है, और ये आउट्रम जो है जेम्स आउट्रम, ये वही आउट्रम है जिसने 1857 की क्रांति को लेकर एक स्टेटमेंट दिया कि जो 1857 की क्रांति थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी किसने कहा था, आउट्रम ने कहा था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है। देखिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता इस नीति संबंधित है जॉन लॉरेंस से। जॉन लॉरेंस कौन था, तो देखिए जॉन लॉरेंस 1864 से लेके 1869 तक भारत का वॉइसरॉय था। ठीक है, और इसी की एक नीति थी हस्तक्षेप की नीति जिसको कहा गया चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। ठीक है, इसको लेकर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए भारत और यूरोप के बीच जो पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई वो जॉन लॉरेंस के शासनकाल 1865 में ही शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। तो देखिए भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में खत्म हो जाता है जब शासन कंपनी से लेकर कहां चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। ठीक है, तो किसके काल में हुआ, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वॉइसरॉय था। ठीक है, वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई। जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, ये बनाई गई लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में 1861 में। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट अकाल आयोग हैं जो पूछे जाते हैं तो उनको हम यहां पे देखेंगे। देखिए लिटन के टाइम पे जो अकाल आयोग बना वो बना स्ट्रेची के अध्यक्षता में जिसे स्ट्रेची आयोग कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार का एक अकाल आयोग कर्जन ने भी बनाया था। ठीक है, कर्जन ने बनाया था एंटोनी मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में जिसे कहा गया मैकडोनाल्ड आयोग। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेची आयोग है, मैकडोनाल्ड आयोग, ये भी अकाल से संबंधित था। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है।
दादा भाई नौरोजी 1892 में किस पार्टी के टिकट से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन एडवांस हुआ कि कब चुने गए, फिर आने लगा 1892। अब हो सकता है आने वाले टाइम पे ये प्रश्न बन जाए किस पार्टी के टिकट पर जीते, तो लिबरल पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड दी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी माना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है भारत का, और साथ ही जो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने दिया था? तो यह जो स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है भारत के अंदर वो घिनौनी है, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो जो औपनिवेशिक भारत था, जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस काल की अर्थव्यवस्था की जो श्रेष्ठ किताब थी वो थी इंडिया टुडे, जिसको लिखा है रजनीपाम दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो ये स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1855 में भारत की प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की जो पहली जूट मिल थी यह 1855 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित हुआ था? भारत के अंदर जो पहला चाय बागान स्थापित हुआ ये 1833 में स्थापित किया गया। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने 1765 से 1772 के काल को डाकू राज कहा है? तो देखिए किस काल को डाकू राज कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 1765 से लेके 72 का काल किसका काल है? ये रॉबर्ट क्लाइव का काल है। ठीक है, काल है, और इस काल को डाकू राज कहा जो इतिहासकार हैं के.एम. पणिक्कर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भू व्यवस्था को लेकर के, यहां से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। ठीक है, भूमि बंदोबस्त को लेकर के, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए जितने फैक्ट हैं सभी को हम यहीं पे कवर करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, वह कौन सी भू व्यवस्था राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? देखिए ब्रिटिश काल में मुख्यतः 3 व्यवस्थाएं काफी महत्वपूर्ण हुई। एक थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, दूसरी थी स्थायी बंदोबस्त और तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। सर्वाधिक क्षेत्रों पर लागू होने वाली जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके लगभग 51% क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त है ये कितने के ऊपर लागू था? तो स्थायी बंदोबस्त लगभग 19% पे लागू था और महलवाड़ी व्यवस्था ये लगभग 30% पर आधारित थी। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन है? रैयतवाड़ी। सबसे कम कौन है? स्थायी बंदोबस्त। अब इनको लेके जो फैक्ट हैं उनको देखेंगे। पहले बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक टॉमस मनरो को माना जाता है। 1820 में इस जो व्यवस्था थी इसको लागू किया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में होता क्या था? आपको पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? ठीक है, किसान होता था, जमींदार होता था, कौन होता था? तो रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक किसान होता था। ठीक है, और किसान के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो सरकार को टैक्स दे, यानी कि ब्रिटिश सरकार को टैक्स देने की जो जिम्मेदारी होती थी वो किसान की होती थी, क्योंकि ये मालिक है। बात करें स्थायी बंदोबस्त की। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो था ये कॉर्नवालिस लेके आया 93 में। इसके तहत जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस भूमि व्यवस्था में जमीन का मालिक जमींदार होता था, वो था स्थायी बंदोबस्त। इसीलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। यहां पे अंग्रेजों को टैक्स देने की जो जिम्मेदारी होती थी वो जमींदार की होती थी। फिर आती है तीसरी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने लागू करवाया 1822 में, और इसके तहत जो भूमि का मालिक होता था वो पूरा गांव होता था। ठीक है, जो महलवाड़ी व्यवस्था थी इसमें पूरा गांव भूमि का मालिक होता था और अंग्रेजों को टैक्स देने की जो जिम्मेदारी होती थी वो पूरे गांव की होती थी। ठीक है, तो ये तीनों को लेकर मैंने आपको फैक्ट बताए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में मालिक होगा किसान, स्थायी में होगा जमींदार और यहां पे होगा पूरा गांव। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित था। स्थायी बंदोबस्त या अभी हमने पढ़ा जमींदारी व्यवस्था, ये संबंधित थी आपके भू राजस्व निर्धारण से। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है डलहौजी को, ठीक है, क्योंकि डलहौजी के ही काल में 1853 में भारत के अंदर पहली रेलगाड़ी चली बंबई से थाने के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने कवर करे जो आधुनिक भारत के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पहले हमने शुरुआत करी थी यूरोपियों के आगमन को लेके। आज के वीडियो में हमने सिखों को लेके कुछ प्रश्नों को देखा, मैसूर राज्य को देखा, महत्वपूर्ण युद्धों को देखा, संधियों को देखा। उसके बाद जो ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां थी, जो व्यवस्थाएं थी, उनको लेकर हमने प्रश्न यहां पे देखा। इसी प्रकार ये सीरियल वाइज चलेगा। अगला वीडियो जो होगा वो इसी से आगे हम चलेंगे, 1857 की वो क्रांति के ऊपर होगा, वहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि सीरियल वाइज पूरे आधुनिक भारत को हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और फिर से कहूंगा एक अलग सी कॉपी जरूर बनाएं, प्रॉपर नोट्स आपके बनेंगे, क्योंकि बुक से आपको वही चीजें मिलेंगी जो बुक में लिखी हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर एनसीईआरटी सार संग्रह तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो फैक्ट आपके लूसेंट के हैं, वो फैक्ट आपके किरण के हैं, स्पेक्ट्रम के हैं। तो अलग अलग बुक्स का एक ही जगह पर आपको सभी सार देखने को मिलता है। तो आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। और अपनी जो माइंड के अंदर आपका जो एग्जाम हुआ है, अभी काफी सारे एग्जाम हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, तो इनको आप माइंड से निकाल दीजिए। कट ऑफ में आप हैं, अपने माइंड के अंदर ये रखिए और आगे के एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये ना सोचिए, फिर से कहूंगा कि 4-5 महीने बाद होगा, ये सोचिए सिर्फ 4-5 महीने के बाद होगा और उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक और बात, कल एक फ्रेंड ने कमेंट करा था कि वो उत्तराखंड पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताबों को यहाँ पे आप पढ़ना चाहेंगे। देखिए, उत्तराखंड कवर करने के लिए पूरी सीरीज हमने बनाई हुई है, आप उनको जाके देख सकते हैं, उसी से आपका पूरा उत्तराखंड कवर हो जाएगा। जल्द ही उत्तराखंड की भी नई सीरीज शुरू करेंगे, तब तक आप अपना जो पढ़ाई है उसको करते रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ाई के टच में बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।